फिल्म की शुरुआत वर्नॉन नाम के शहर में होती है जहां एक पॉडकास्टर क्रिस डुबासिस स्वीट 16 किलर की कहानी सुना रहा होता है। ये कहानी 1987 की है जब अक्टूबर के महीने में एक लड़की टिफनी क्लार्क अपनी स्वीट 16 पार्टी के रात अपने घर के गैराज में मरी हुई पाई गई थी। उसे 16 बार चाकू मारा गया था। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्तें मरिसा सॉन्ग और हीदर हर्नांडेज भी इसी तरह मारी गई थीं। कातिल का आज तक पता नहीं चला, लेकिन वर्नॉन शहर में ये एक मशहूर किस्सा बन गया। वहाँ अब मर्डर टूर चलाया जाता है और लोग उस कातिल का मास्क पहनते हैं। अब कहानी आती है टीनेजर जेमी ह्यूजेस की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एमेलिया क्रेस्टन के साथ एक कंसर्ट में जाने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ पाम उसे हिदायत देती है कि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि यह हत्याओं की 35वीं वर्षगांठ है। पाम खुद टिफ़नी और उसकी दोस्तों की करीबी थी। जब पाम जेमी से कहती है कि वह हमेशा की तरह उसके और उसके पिता ब्लैक के साथ घर पर हैलोवीन मनाए, तो जेमी उसे ठंडे तरीके से टाल देती है। ब्लैक दोनों को कंसर्ट छोड़ने जाता है। पाम घर पर ट्रिक और ट्रीटर्स का इंतजार कर रही होती है। तभी स्वीट 16 किलर का मास्क पहने कोई उसके दरवाजे पर आता है। पाम इसे मजाक समझती है, लेकिन वह व्यक्ति चाकू से उस पर हमला कर देता है। पाम खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उस पर भारी पड़ता है और उसे मार डालता है। कुछ बच्चे उसकी लाश पाते हैं और जब जेमी और ब्लैक घर लौटते हैं, तो जेमी अपनी माँ की मौत पर पछताते हुए रोती है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल डग समर्स जेमी से सहानुभूति जताते हैं, लेकिन शेरिफ कारा लिम उसे संदेह की नज़र से देखती हैं और कहती हैं कि शायद जेमी को कातिल के बारे में कुछ पता है। जेमी गुस्से में कहती है कि कारा अपने पिता की तरह निकम्मी है, जो 1987 में कातिल को पकड़ नहीं पाए थे। फिर जेमी एमेलिया से मिलती है, जो स्कूल साइंस फेयर में अपनी टाइम मशीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। मशीन पूरी तरह से काम नहीं कर रही, लेकिन एमेलिया ने तारीख सेट की होती है 27 अक्टूबर 1987, जिस दिन टिफ़नी की हत्या हुई थी। जेमी को पता चलता है कि उसकी माँ पाम को हाई स्कूल में एक धमकी भरा नोट मिला था, जिसमें लिखा था कि वह अगली शिकार होगी। जेमी एमेलिया के प्रोजेक्ट के पास लौटती है, तभी कातिल फिर से उस पर हमला करता है। जेमी फोटो बूथ में छिप जाती है, जहां टाइम मशीन सेट होती है। कातिल गलती से मशीन को चालू कर देता है और जेमी समय में पीछे 1987 में पहुंच जाती है। 1987 में जेमी स्कूल पहुंचती है और अपनी माँ पाम को ढूंढती है। पाम तब स्कूल की सबसे पॉपुलर और घमंडी लड़की होती है, जो अपनी दोस्तें टिफ़नी, मरिसा और हीदर के साथ रहती है। इन्हें मॉलिज कहा जाता है, क्योंकि ये सब मॉली रिंगवाल्ड की तरह कपड़े पहनती हैं। जेमी उनसे बात करने की कोशिश करती है ताकि टिफ़नी अपनी स्वीट 16 पार्टी रद्द कर दे, लेकिन पाम उसे बुरी तरह झिड़क देती है। इसके बाद जेमी युवा शेरिफ डेनिस लिम से मिलती है और उसे हत्याओं के बारे में चेतावनी देती है। वह अपनी माँ की दोस्त युवा लॉरेन, जो एक साइंस की स्टूडेंट है, से भी मिलती है और उसे अपनी कहानी समझाती है। लॉरेन उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। जेमी और लॉरेन टिफ़नी की पार्टी में जाते हैं, लेकिन जिम का जोक रैंडी फिंकल, जो अब का उसका जिम टीचर है, उन्हें अंदर जाने नहीं देता। जेमी पार्टी में घुसने और मॉलिज के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जेमी वापस घर के अंदर आती है, तो देखती है कि ब्लैक और टिफ़नी आपस में लड़ रहे हैं। इसी दौरान जेमी गलती से टिफ़नी को यह सलाह दे देती है कि वो अपने क्लासमेट एडी रॉयल के साथ समय बिताए। एडी एक मशहूर रॉक स्टार है और जेमी उसकी बड़ी फैन है। टिफ़नी और एडी उसके माता-पिता के बेडरूम में चले जाते हैं। जैमी पूरे घर में टिफ़नी को ढूंढती है, लेकिन वो उसे गैराज में नहीं मिलती। तभी एडी गायब हो जाता है और अलमारी से किलर निकलता है, जो टिफ़नी को वाटरबेड पर बेरहमी से मार देता है। जैमी और पाम जब वहां पहुंचते हैं, तब तक टिफ़नी की मौत हो चुकी होती है। जैमी और लॉरेन पाम को उसके घर छोड़ने जाते हैं, जो इस घटना से बुरी तरह सदमे में होती है। वहां वे देखते हैं कि पाम अपनी माँ से काफी बदतमीजी से पेश आती है। जैमी को पहले ही पता था कि पाम की दादी इसीलिए उनसे मिलने नहीं आती, क्योंकि पाम का अपनी माँ से अच्छा रिश्ता नहीं है। वर्तमान में ब्लैक को पता चलता है कि जैमी गायब हो गई है और उसे शक होता है कि इसमें क्रिस का हाथ है। दूसरी तरफ अमेलिया को जैमी की टाइम मशीन मिलती है और उसे समझ आता है कि जैमी 1987 में पहुंच गई है। अमेलिया क्रिस की मदद से पुराने क्राइम सीन की तस्वीरें देखती है। अब टिफ़नी की बॉडी गैराज में नहीं, बल्कि बेडरूम में मिली है। वाटरबेड पर उन्हें जैमी का लिखा एक मैसेज मिलता है, मशीन को स्टैप करो।
इससे अमेलिया समझ जाती है कि मशीन को चलाने के लिए एक और मेटल कंडक्टर की जरूरत है। 1987 में जामी स्कूल लौटती है और उसे फैट ट्रिश नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसकी मौत ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण हुई थी। ट्रिश का एक भाई भी है, जिसे सब लर्च कहते हैं। वो मेले में काम करता है और काफी अजीब लगता है। जैमी पाम, मारिसा और हीदर के साथ एक केबिन जाती है, जहां पहले मारिसा की हत्या हुई थी। जैमी बार बार कहती है कि पार्टी छोटी रखो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। रैंडी, कारा और ब्लैक भी वहां पहुंच जाते हैं। जैमी पाम को ब्लैक के साथ जल्दी घुलने मिलने से रोकने की कोशिश करती है, ताकि भविष्य न बिगड़े। इसी बीच जैमी को केबिन के बाहर बंद कर दिया जाता है। अंदर किलर हीदर के पीछे पड़ता है और लिविंग रूम में उसकी हत्या कर देता है। जैमी और ब्लैक किलर से भिड़ते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। बाद में लॉरेन जैमी को बताती है कि उसका फोन, जो उसे उसके समय में वापस ले जा सकता है, बैटरी खत्म होने वाला है। अगर बैटरी खत्म हो गई तो जैमी हमेशा के लिए 1987 में फंस जाएगी। मेले में जैमी क्वांटम ड्रॉप नाम की राइड देखती है और उसे लगता है कि यह मशीन को पावर देने का दूसरा जरिया हो सकता है। जैमी को ये इसलिए याद है क्योंकि पाम ने बताया था कि जब वो इस राइड पर थी, तब उसे पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है। मेले में जैमी लर्च को देखती है और उसे शक होता है कि वह किलर है। जब वह लर्च की वैन में घुसती है, तो लर्च उसे पकड़ लेता है, लेकिन लर्च उसे बताता है कि वह किलर नहीं है। वह वीडियो गेम बनाने में दिलचस्पी रखता है। उधर अमेलिया अपनी मशीन को ठीक करने में लग जाती है। ग्रुप के लोग भी मेले में पहुंच जाते हैं। एक भूतिया घर में किलर उन पर हमला करता है। कारा एक सिथ लेकर किलर को घायल कर देती है। किलर का मास्क हटाने पर पता चलता है कि वह डग है। पाम याद करती है कि डग ट्रिश का बॉयफ्रेंड था। मारिसा को समझ आता है कि डग को उस स्लीप ओवर के बारे में पता था, जहां ट्रिश को बुलाकर उसे शराब पिलाई गई थी। ट्रिश रोते हुए घर गई और एक्सीडेंट में मारी गई। जैमी को गुस्सा आता है और वह पाम पर आरोप लगाती है कि उसने ट्रिश को ऐसा करने दिया, लेकिन पाम कहती है कि वह उस वक्त टिफनी से झगड़ रही थी और स्लीपओवर में नहीं थी। तभी एक और किलर आता है और मारिसा की गर्दन काट देता है। सब भाग जाते हैं। इस बीच अमेलिया बेहोश हो जाती है और टाइम मशीन गायब हो जाती है। किलर जैमी का पीछा करता हुआ क्वांटम ड्रॉप तक पहुंचता है। वह लाइव टीवी पर नॉर्म को चाकू मार देता है। पाम और किलर भी राइड पर चढ़ते हैं। किलर पाम को चाकू मार देता है, लेकिन जैमी उसे राइड से बाहर फेंक देती है। किलर का खुलासा होता है कि वह क्रिस है। वह पाम और अपने पिता को मारकर नई मर्डर स्प्री शुरू करना चाहता था, ताकि अपने पॉडकास्ट से पैसे कमा सके। जैमी उसे नेल गन से गोली मारती है और मशीन की दीवारों से टकराकर क्रिस गुलाबी धुएं में बदल जाता है। जैमी वापस अपने समय में लौटती है और पाम को जिंदा पाकर खुश हो जाती है। लॉरेन और अमेलिया भी वहां पहुंचती हैं। लॉरेन बताती है कि अब बहुत कुछ बदल गया है। वह जैमी को एक नोटबुक देती है, जिसमें नई चीजों का रिकॉर्ड है। अब जैमी का एक बड़ा भाई है, जिसका नाम भी जैमी है, और असली जैमी का नाम कोलेट हो गया है। नोटबुक में और भी बदलाव हैं। पाम और ब्लैक जल्दी ही साथ हो गए और जैमी का बड़ा भाई अब शादीशुदा है। रैंडी स्कूल प्रिंसिपल बन गया है और कारा पुलिस चीफ। लर्च वीडियो गेम डेवलपर बन गया है और उसने ट्रिश की याद में एंटी बुलिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। क्रिस अब भी जिंदा है, लेकिन अपने पिता की मौत से सदमे में मूक बन गया है। लॉरेन अब भी उस पर नजर रखती है।